बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या ट्रंप सुधार पाएंगे मध्य पूर्व और यूक्रेन के हालात। चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है अमेरिकी विदेश नीति में अहम बदलाव लाने का वादा। खास रिपोर्ट में जानेंगे, क्या उनके लिए आसान होगा यूक्रेन, ताइवान और मध्य पूर्व में शांति बहाल कर पाना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बोले, यूरोप की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति चुना जाना। कहा, ट्रंप को समझ पाना नहीं आसान। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य देश है पोलैंड। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। समझेंगे, भारतीय मूल के कई वोटर्स ने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को तरजीह दी और कमला हैरिस की रणनीति में कहां हुई चूक। लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने किया यूक्रेन के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंचने का दावा। रूसी सुरक्षा परिषद ने कहा, पश्चिमी देशों को संघर्ष खत्म करने के लिए शुरू करनी चाहिए बातचीत। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल के हवाई हमले जारी। इजरायली सेना ने कहा, निशाने पर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियारों के भंडार। दिखाएंगे लेबनान की बेका वैली से खास रिपोर्ट, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष में पिस रहे हैं आम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भले खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ नए सवाल उभर कर सामने आए। जैसे राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या चुनौतियां होंगी और वो उनसे कैसे निपटेंगे। इन सब की बात कवर स्टोरी में। कल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते हुए ऐतिहासिक वापसी की। इसके साथ ही यह बहस भी तेज हो गई कि ट्रंप जब जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में वापस लौटेंगे, तब उनकी इस नई कैबिनेट में आखिर कौन कौन होगा। ट्रंप की टीम का कहना है कि कैबिनेट में ऐसे लोग होंगे जो अमेरिकी लोगों की जिंदगी को और आसान और सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। वहीं कमला हैरिस के हार के बाद जो बाइडेन देश को संबोधित करने वाले हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बातचीत के लिए बुलाया है। और कमला हैरिस ने भाषण के दौरान भावुक होते हुए अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा कि वो सबको आजादी, मौके, निष्पक्षता और सम्मान दिलाने के लिए काम करती रहेंगी। A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. और बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने वॉशिंगटन डीसी में कुछ रिपब्लिकन समर्थक भारतीय अमेरिकियों से बात की और उनसे जानना चाहा कि क्यों उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस की बजाय ट्रंप को वोट देना बेहतर समझा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कमला हैरिस का नॉमिनेशन आया कुछ महीने पहले, तो कई लोगों ने इंडिया में सोचा कि इंडियन अमेरिकन्स का वोट हो सकता है उनके लिए इस वजह से जाए क्योंकि वो इंडियन है। कभी आपने सोचा कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 2015 से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडियन ओरिजिन का हो तो ही वो इंडियंस के लिए कुछ करेगा। लोग जो अपनी पॉलिसीज़ जो उनकी अच्छी होती है, हमें उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए। इमिग्रेशन पर भी डेमोक्रेट पार्टी का जो रवैया है, जो रुख है लीगल इमिग्रेशन पे, वो थोड़ा नरम रहा है। और कई लोग कहेंगे कि जब पहले डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए थे तो उन्होंने इमिग्रेशन के रूल्स और कड़े कर दिए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रंप साहब की पॉलिसी थी, इफ़ यू वांट टू कम हियर यू शुड कम एज ए लीगल इमिग्रेंट जस्ट लाइक वी के, जैसे आप लोग आए थे। हाँ, नॉट एज ए इलीगल यू ओपन द बॉर्डर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। असाइलम सीकर आते हैं, बट देयर वाज नो वेटिंग सिस्टम्स। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में रहा इमिग्रेशन के अलावा, वो था राइट टू अबॉर्शन का, जिसको लेके ये कहा गया कि औरतें ज़्यादा कमला हैरिस के साथ खड़ी हुई जो राइट टू अबॉर्शन के पक्ष में हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप राइट टू लाइफ, जो फीटस है, भ्रूण है, उसकी राइट टू लाइफ के पक्ष में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक इस बात पे कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि जो सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे, दे वांट अबॉर्शन। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। वी वांट अ लिमिट, कि यहाँ पे लिमिट होना चाहिए। अबॉर्शन एक हद तक आप कर सकते हो, बाकी इट्स टू मच। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स बीन हैपनिंग इज कि जो यहाँ की यूथ है, दे सी कि इट्स गोइंग टू फार लेफ्ट। ऐतिहासिक तौर पर ये कहा जाता है कि जो सर्वे बताते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स डेमोक्रेट सपोर्टर्स रहे हैं। करीब 2/3 प्यू रिसर्च का भी जो सर्वे है 2022 का, उसमें वो कहते हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? इस इलेक्शन में भी ये बदल चुका है कि हम भारतीय सिर्फ डेमोक्रेट्स को ही देते हैं, और क्योंकि हम भारतीयों की भी वही स्थिति है जो एक आम अमेरिकन की है। यहाँ पे अगर हमारी कंट्री में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, इलीगल इमिग्रेशन अगर हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर आसमान को छू रही है, तो हम भारतीयों की भी वही शिकायतें हैं जो एक दूसरे अमेरिकन की हैं।
और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए कमला हैरिस ने चुनावी लड़ाई लड़ी, ट्रंप को कड़ी चुनौती दी, लेकिन फिर भी क्यों वोटरों को लुभाने से चूक गई? देखिए वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता क्लाइव मायरी की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई अमेरिकियों का पहली महिला राष्ट्रपति पाने का सपना टूट गया। सुबह जॉगिंग करने निकले लोगों में शामिल एक डेमोक्रेट समर्थक ने बताया कि वो नतीजों से हैरान हैं। ये सच में डरावना है। अब आगे क्या होगा? अब मुझे भविष्य को लेकर घबराहट हो रही है। हम एना विगिंस नाम की स्टूडेंट से मिले जो हैरान परेशान थी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं इस देश के लिए डरी हुई हूँ और बहुत दुखी हूँ कि अमेरिका ने ऐसा होने दिया। तो अमेरिका ने कमला हैरिस को क्यों नकार दिया? उन्होंने काफी बड़े वादे किए थे जो लोगों को पसंद भी आ रहे थे। I'm supporting Kamala Harris for president. Every single vote, every one is going to matter. लेकिन क्या इनमें से किसी ने भी आम अमेरिकियों की चिंताओं पर बात की? ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक लाखों लोगों को ऐसा लगा कि देश गलत राह पर है। My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. We don't. मैं दुखी हूँ, हम सब दुखी हैं, लेकिन हमारे पास गम मनाने का वक्त नहीं है। इन डेमोक्रेटिक रणनीतिकार का मानना है कि रिपब्लिकन्स ने वो सवाल पूछे जो कमला ने नहीं पूछे। उन्होंने लोगों से 3 चीजें पूछी। आप आप्रवासन पर क्या सोचते हैं? अपराध पर आपकी क्या राय है? और क्या आप इसके साथ ही जी सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था ठीक है? एक सच ये भी है कि कमला हैरिस ऐसे राष्ट्रपति के साथ जुड़ी थी जो लोकप्रिय नहीं थे और पूरे प्रचार के दौरान वो खुद को उनसे अलग भी नहीं दिखा पाई। इस दौरान वो लोगों से कटी हुई दिखी। उन्होंने न सिर्फ मॉडरेट रिपब्लिकन्स को निराश किया बल्कि डेमोक्रेट्स, ब्लैक, लैटिन और युवा वोटरों को भी निराश किया। वोटरों तक मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना होगा। मुझे नहीं लगता कि यह पार्टी के लिए झुकने और उन मुद्दों से पीछे हटने का वक्त है जिनके लिए हम लड़ रहे थे। ट्रंप दूसरे कार्यकाल की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच अमेरिकी राजनीति में उभरे नए समीकरणों को समझने की कोशिश भी शुरू हो गई है। और बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, जितना दिलचस्प ये चुनाव रहा उतने ही दिलचस्प नतीजे रहे। आपने बहुत करीब से देखा, एसेंस क्या रहा? और दूसरा सवाल ये कि कमला हैरिस के लिए आगे की राह क्या? कमला हैरिस के आगे की राह उनके मुताबिक तो वो लड़ती रहेंगी जैसा आपने भी बताया, लेकिन जितनी बुरी हार हुई है, ये 20 साल में पहली बार रिपब्लिकन कैंडिडेट ने 50% से ज़्यादा पॉपुलर वोट को भी जीता है। साथ ही इलेक्टोरल कॉलेज में तो उन्होंने खासी बढ़त बनाई ही है। तो उनके लिए ये बहुत शर्मिंदगी भरी हार है और उनके राजनीतिक भविष्य पर सचमुच एक सवाल चिन्ह है। पर दूसरी बात जो सारिका आपने पूछी कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को देखने के बाद, तो एक बात जो बिल्कुल मेरे साथ रह जाएगी वो ये है कि दक्षिण एशियाई देश, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पर हमने महिलाओं को सर्वोच्च पद पर बार बार कई साल से देखा है। इंदिरा गांधी 1980 के दशक में उन्होंने सत्ता संभाली थी, 70-80 के दशक में। यहाँ पर अभी भी अमेरिकी जनता के लिए जेंडर एक बड़ा ही मोटा मुद्दा है, क्योंकि राइट टू अबॉर्शन और ट्रंप की पर्सनालिटी में जो एक निहित औरतों के प्रति सेक्सिस्ट सा रवैया है, उनके खिलाफ इतनी एलिगेशंस हैं हैरेसमेंट की, उन दोनों चीज़ों को जब आप देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि एक महिला कैंडिडेट, पहले उन्होंने एक वाइट महिला कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और फिर एक ब्लैक महिला कैंडिडेट कमला हैरिस को हराया, तो ये बात एकदम सोचने पर मजबूर करती है कि एक विकसित देश, एक इतना प्रगतिशील देश भी इस मामले में दक्षिण एशियाई देशों से कुछ पीछे ही है, जहाँ जनता अभी भी एक महिला कैंडिडेट के हक में अपना वोट नहीं डाल रही है। और भी बातें हैं, पर ये एक बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मुझे ये लगा कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने और बाकी लोगों ने भी, जिन्होंने ट्रंप को आखिरकार जाकर वोट दिया, उनके लिए सारी आइडेंटिटीज़, चाहे वो रेस हो चाहे वो जेंडर हो, उन सब से ऊपर क्लास की आइडेंटिटी रही। इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा उभर के निकला और शायद जब तक आपकी प्लेट में खाना ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो और एक सर्टेनिटी ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी जीविका कैसे चलाएंगे, तब तक आप अपना वोट किसी और बेसिस पर शायद नहीं देते हैं।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत दुनिया के कई बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं। यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी ट्रंप को बधाई दी, लेकिन इन सब के बीच चिंता ये कि यूरोप की सुरक्षा के लिए इस जीत के मायने क्या होंगे। क्या ट्रंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष को खत्म कर शांति स्थापित कर पाएंगे? यही समझने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप कई बार जोश में आकर दुनिया के ताकतवर लोगों की ओर दोस्ताना पहल करके अपने सहयोगियों की भी चिंताएं बढ़ा देते थे, जैसे कि यहाँ वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ हैं। And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. ट्रंप हर जगह खुद को सबसे ताकतवर दिखाना चाहते हैं, मगर साल 2018 में जब वो फिनलैंड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तब के मुकाबले आज उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी अब एकजुट हो रहे हैं। पुतिन को यूक्रेन में जंग के लिए नॉर्थ कोरिया और चीन के साथ की जरूरत है। जिस योजना की बात ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कर रहे थे, हो सकता है कि अब उन्हें पता चले कि वो योजना अब काम नहीं करेगी। I will have that war finished and done and settled before I get to the White House as president-elect. I will get that done. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी सैन्य मदद के बिना रूस के खिलाफ जंग जारी नहीं रख सकते। ज़ेलेंस्की को यह डर सता सकता है कि सैन्य सहायता देने के बजाय ट्रंप उन्हें किसी सौदे तक पहुंचने के लिए अपनी जमीन रूस को देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक ताकतवर नेता बताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। यूक्रेन के लिए शक्ति के जरिए शांति और हथियार मांगने का एक तरीका हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पश्चिमी यूरोप में अमेरिका के साथी देशों को भी एक सबक मिला है, वो ये कि बिना अमेरिकी सैन्य सहायता के उन्हें अपना बचाव करने में काफी मुश्किल होगी। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की शर्तों को और भी सख्ती से दोहराएंगे, जैसे कि यूरोप को अपना सुरक्षा बजट बढ़ाना होगा, वरना वो फिर से नेटो छोड़ने की धमकी दे सकते हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को ऐतिहासिक वापसी बताते हुए उन्हें बधाई दी। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इस्राएल को अमेरिका की काफी मदद लेनी पड़ी थी। अमेरिकी सैन्य सहायता और रणनीतिक समर्थन के बिना इस्राएल इतने मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। जो बाइडेन की सरकार इस बात का फायदा उठाकर इस्राएल को संघर्ष विराम के लिए मजबूर नहीं कर पाई थी, पर मध्य पूर्व की नजर ट्रंप पर है। उन्हें यकीन है कि ट्रंप इस्राएल पर अमेरिकी एजेंडे के तहत दबाव डाल सकते हैं। मध्य पूर्व अमेरिका को इस इलाके की एक और जंग में शामिल करने की कगार पर है, और ट्रंप के इतिहास को देखे तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें शामिल होना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें फलस्तीन, लेबनान या इराक की फिक्र है। अगर नेतन्याहू जंग को और बढ़ाते हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है कि अमेरिका को उसमें शामिल होना पड़े, तो संभावना है कि ट्रंप उससे सहमत ना हो। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन एक बड़ी चुनौती होगा। ट्रंप आखिरी बार साल 2017 में चीन के दौरे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। तब से अब तक चीन अमेरिका के मुकाबले दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की होड़ में काफी आगे बढ़ चुका है। चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप ने चीन और बाकी देशों से आयात किए जा रहे सामान पर टैक्स बढ़ाने की बात दोहराई थी। और फिर चीन और ताइवान में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उससे आगे चलकर जंग होने का खतरा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना पड़ेगा कि उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी क्या अमेरिका 7000 मील दूर उस द्वीप को बचाने के लिए किसी जंग में शामिल होगा जो चीन से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट। जाहिर है मध्य पूर्व शांति की राह देख रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जो जंग छिड़ी थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ना तो हमास के कैद से सभी बंधकों की वापसी हुई है, ना ही इसराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने का मकसद पूरा कर पाया है। और अब तो इसराइल लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है। बेका वैली को पूर्वी लेबनान को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। वहां पिछले ही हफ्ते इजरायली हवाई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए। देखिए इसी जगह से बीबीसी संवाददाता क्विंटन समरविल की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। लेबनान धीरे धीरे मुसीबत में फंसता चला गया और अब वो बुरी तरह उलझ गया है। इसराइली बमों से घबराए लोग घरों में नहीं सो पा रहे। बेरूत के बम शेल्टर भर गए हैं। पिछले 1 महीने में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, उस देश में जहां पहले भी बड़ी आबादी अभावों में थी।
अब ये संघर्ष लेबनान पर भारी पड़ने लगा है। देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद बेका वैली में सिविल डिफेंस फोर्स के लोगों को फुर्सत के कुछ पल नसीब हुए हैं। उन्हें कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो थके हुए भी हैं। सर के ऊपर इजरायली ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे रही है। बेका में लगातार इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला अपने गढ़ रहे इस इलाके से अभी भी उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट लॉन्च कर रहा है। अभी अभी यहाँ पर एक हमला हुआ है। ये ज़हले के पास सिविल डिफेंस फोर्स के स्टेशन के पास हुआ। हमें बस ये पता चला है कि एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। समीर अल शकीर इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इसराइल कहता है कि वो निशाना बनाकर सटीक हमले कर रहा है। वो आम लोगों वाली इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है, जनसंहार है। हम बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने क्या गलत किया? एक और हमले के खतरे के बावजूद बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। एक महिला गुहार लगा रही है, उसे भी यहाँ परिवार वालों की तलाश करने दी जाए। ये लोग अभी भी घायलों को निकाल रहे हैं। कितने हैं अभी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ इस इमारत में जो परिवार थे वो देश के दक्षिणी हिस्से से विस्थापित होकर यहाँ आए थे। वो ये सोचकर यहाँ आए थे कि ये जगह सुरक्षित होगी। लेकिन समीर और उनके सहयोगियों को पता है कि यहाँ मलबे में लोग फंसे हुए हैं। अफरा तफरी के बीच वो लोगों के जिंदा बचे होने के संकेत ढूंढ रहे हैं। फिर मिली कामयाबी। एक बच्चा काफी नीचे दबा मिला, उसकी टांग ही टूटी है। समीर ने उसे सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अभी भी 8 महीने का एक लड़का लापता है। रोते बच्चे की आवाज सुनकर हिम्मत और ताकत सी आ गई। हर ओर पत्थर गिरे हुए थे। हमने पत्थरों के बीच से उस बच्चे को निकाला। इसके बाद आपको कैसा लगा? मैं हिल गया था। Sad, दुख महसूस हुआ, angry. गुस्सा आया। Some of the pictures. कुछ तस्वीरें मेरे जहन में छप गई हैं। They will never. वो कभी नहीं हटेंगी। कायान की तकलीफों को उनकी माँ का दुलार ही दूर कर सकता है। इजरायली हवाई हमले में 2 साल के इस बच्चे के सिर में फ्रैक्चर आ गया था। वो दोनों बेका के लिए सबसे भीषण साबित हुए दिन में जिंदा बचे हैं। वहां 60 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना कि हमें कयान नहीं मिल रहा, तो देखने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है। मैं चिल्लाई, मैं उसे देख नहीं पा रही थी। फिर मैंने देखा कि किसी ने उसे उठाया हुआ है। वो जिंदा है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। तीन साल की सलीम रोए जा रही हैं, लेकिन उन्हें संभालने वाला कोई नहीं। वो माँ और पिता की तलाश कर रही हैं, मगर दोनों की ही इजरायली हमले में मौत हो गई। बस सलीम किसी तरह बच गईं। अगर ना हिजबुल्ला रुका और ना इजराइल, तो लेबनान को हर रोज इसी तरह की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। इस बीच लेबनान के अधिकारियों ने कहा है कि बुधवार को लेबनान के पूर्वी बालबेल इलाके में हुए इजरायली हमले में 55 लोग मारे गए हैं। दक्षिणी बेरूत में भी हमला हुआ है, पर इस हमले से 1 घंटे पहले इजरायली सेना ने 4 जिलों के नागरिकों को इलाका खाली करने का आदेश दे दिया था। इसी दौरान हिजबुल्ला ने भी लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर एक रॉकेट दागा, जिसमें एक इजरायली नागरिक की मौत हुई। और लेबनान की सेना का कहना है कि दक्षिणी शहर साइडन के पास इजराइल के हवाई हमले में 3 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 4 शांति सैनिक भी घायल हुए हैं। और मध्य पूर्व को संघर्ष विराम की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शांति बहाली के लिए चुनाव से ठीक पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मध्य पूर्व भेजा था, मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। अब ट्रंप क्या कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे।